सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। जनसंख्या शब्द, जो जनसंख्या शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? ग्रीक शब्द के पॉपुलस से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? लोग, पीपल, है ना। जनसंख्या का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? ग्रीक शब्द से, पॉपुलस से हुआ था, जिसका अर्थ होता है लोग। लोग का मतलब होता है पीपल। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति के जीवों जैसे जंतु या और पौधों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित, है ना, समूह को क्या कहते हैं? समष्टि या जनसंख्या कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में, एक जगह में, एक प्लेस में समूह अगर उस जाति की उपस्थित होती है तो उसको क्या बोलते हैं? समष्टि या जनसंख्या या आबादी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या हुआ था? वीन एडवर्ड के अनुसार जनसंख्या या आबादी क्या होता है? स्वयं नियंत्रित तंत्र होता है, जो जिसमें क्या होता है? एक विशिष्ट लक्षण होता है जो उससे संबंधित संपूर्ण समूह का कार्य, मतलब संपूर्ण समूह के लोगों में क्या कार्य होता है, जीवों में क्या कार्य होता है, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, उनका जो लक्षण होता है, उनमें जो जनसंख्या घनत्व होती है, मतलब उनकी जो डेंसिटी होती है। डेंसिटी का तात्पर्य यह है कि उन समूह में कितने की संख्या में जीव उपस्थित है। ठीक है। उसके बाद है जन्म दर। जन्म दर का मतलब होता है कि एक ही समय में कितने लोग या कितने जंतु एक साथ जन्म लिए, या फिर मृत्यु दर का मतलब होता है कि एक समय में जो मृत्यु होती है जीवों की वो क्या होती है। उनमें एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, क्या वयस दर बोलते हैं जिसको, एज डिस्ट्रीब्यूशन। उनका विकास कैसा होता है, उनका जो आयु होता है वो निश्चित होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसका निर्धारण। जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल, उनका कार्य करने की क्षमता या वातावरण के प्रति वो कितने अनुकूल हैं या प्रतिकूल होते हैं, वो भी किससे पता चलता है? परिक्षेपण की दर, रेट ऑफ डिस्पिरेशन एवं वृद्धि स्वरूप आदि को सम्मिलित किया गया है। ग्रोथ कैसे होता है उसको बताया गया है। ठीक है। जीव विज्ञान के अनुसार एक अथवा आपस में संबंधित कई जो जाति होते हैं, जंतु हो या पादप हो, वो क्या करते हैं? एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूहों को क्या बोलते हैं? समष्टि या आबादी कहते हैं। क्लार्क ने 1954 में बताया कि समष्टि जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मिश्रित समष्टि और एक जातीय समष्टि। मिश्रित समष्टि ये होता है जिसमें एक साथ एक समय पर एक अलग अलग जीवों के जो समूह होते हैं वो एक जगह पर स्थित होते हैं, कई जाति के जीव होते हैं जो पाए जाते हैं। एक जातीय समष्टि होता है जिसमें सिर्फ एक जाति का समूह एक जगह पर विद्यमान है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जो विश्व में रहते हैं, हम अपने आसपास कई प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार के जातियों के जीव भी हमारे साथ विद्यमान हैं, जो एक श्रृंखला के रूप में रहते हैं। ठीक है। व्यवहारिक रूप से एक जातीय जो समष्टि होता है वो संभव नहीं है। मानव जो जनसंख्या है वो क्या है? एक जातीय समष्टि का उदाहरण ले सकते हैं उसको। किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव जाति के जीवों को मानव एक साथ क्या बोलते हैं? मानव समष्टि। मतलब हम लोग क्या कहते हैं? एक ही जगह पर एक बहुत सारे समूह में रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको मानव समष्टि या मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर। मानव आबादी या जनसंख्या जो होता है वो स्टैटिकल अध्ययन, अगर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, मानव जाति की जनसंख्या का हम लोग कहीं ना कहीं से अध्ययन करेंगे कि इस समूह में कितने लोग उपस्थित हैं, इस समय में, इस समय में क्या होता है, कितने लोग इस जगह पर उपस्थित है, कितने जीव उपस्थित है। तो मानव आबादी का अगर सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है, जनगणना किया जाता है, जो हम लोग देखना अक्सर क्या होता है चुनावों के टाइम में क्या होता है, जनसंख्या गिनी जाती है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कहाँ पे कितने लोग उपस्थित हैं, किसकी कितनी एज है, कितना वयस दर है, वो सारी चीज़ें क्या होता है? डेमोग्राफी कहलाता है। मतलब उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अब बात करते हैं मानव आबादी की। सेंसस के माध्यम से की जाती है। मानव आबादी की गणना किससे की जाती है? सेंसस से की जाती है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होता है। हर 10 वर्ष में मानव जाति की जनसंख्या का क्या होता है? गणना होता है। 50,000, जब इतिहास में 50,000 से अधिक वर्षों से भी ये प्राचीन है। मानव की प्रकृति आवश्यकताओं के अनुसार जो रहता है, आवश्यकताओं के अनुसार विचार करता है। हमें क्या होता है? ऐसे सेंसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं? विचार अपना, मतलब हम लोग में ऐसा सेंसेस होता है कि हम लोग अपनी आवश्यकताओं को सोच सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। पहले क्या थी? पूर्व में
आबादी थी 5 से 3 मिलियन, है ना, जो लगभग क्या हो गया है 86.5 मिलियन हो गई है अभी लगभग। ऐसा विश्वास किया जाता है कि क्राइस्ट समय में कुल मानव आबादी 123 क्राइस्ट मतलब क्या होता है, जब पूरी जो जनसंख्या चरम में होगी ना, जब चरम सीमा में होती है, हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, चरम सीमा होती है, उसमें क्या होगा लगभग 133 से 300 मिलियन थी। 1650 में क्या था, मानव जो आबादी थी वो लगभग 1650 ईस्वी में मानव जो आबादी थी वो कितनी थी, लगभग 400 मिलियन तक पहुंच गई थी। इसके बाद क्या है, मानव जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती गई, मानव जनसंख्या असंतुलित रूप से बढ़ती गई। उसके बाद 1650 से पिछली 2-3 शताब्दियों तक मानव जनसंख्या में औसत वृद्धि दर 0.4 से 0.5% रही। फिर जब सन 1860 से 1960 तक मानव आबादी थी उसकी कितनी वृद्धि हो गई, 2 गुनी वृद्धि हो गई। संपूर्ण विश्व की आबादी में 29% की दर से वृद्धि देखी जा रही है। देखने में यह बढ़ोतरी कम लगती है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत अधिक है। 2012 तक संपूर्ण विश्व की कुल आबादी लगभग है 700 मिलियन, मतलब 7 अरब तक पहुंच गई है। ठीक है, जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से बातों का अध्ययन किया जाता है, देखते हैं। निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या में गिरावट या वृद्धि का अध्ययन। जनसांख्यिकी के विज्ञान के तहत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, जनसंख्या में कितनी गिरावट हुई, कितनी वृद्धि हुई, उसका अध्ययन करेंगे। फिर है जनसंख्या के वितरण का अध्ययन, जनसंख्या कहाँ कहाँ पर वितरित है, कहाँ पे कौन कौन से स्थान पर वितरित है, उसका अध्ययन। जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष स्त्रियों के अनुपात का अध्ययन, मतलब जिस जनसंख्या का हम लोग गणना करें उसमें कितने पुरुष हैं, कितनी जो स्त्रियां हैं उनका अनुपात कितना है, उसका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या अध्ययन की क्यों आवश्यकता है और क्या महत्व है, देखते हैं। इसके अध्ययन से जनसंख्या वृद्धि के परिणामों का पता चलता है। अध्ययन के लिए कौन कौन सा महत्व है, इसके अध्ययन से हम लोग को क्या पता चलता है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, जनसंख्या में परिणाम क्या क्या निकल रहे हैं, है ना। 123 छोटे परिवारों के लाभों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या वितरण जो होता है, वृद्धि एवं घनत्व का पता चलता है। जीवन स्तर एवं जनसंख्या के संबंध का पता चलता है। संसाधनों की आवश्यकता, मतलब जो फैसिलिटीज़ है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसकी आवश्यकता की मात्रा क्या है, उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है जनसंख्या का जब अध्ययन करते हैं। सन 2001 और 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर थी, है ना, वो कितनी थी, 1 से 64% रही है। जबकि इस दशक में 17 से 64% वृद्धि देखी गई है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि थी 1 से 64%, ठीक है, लेकिन इस दशक में कितनी देखी गई है, 17% से 64% तक वृद्धि दर देखी गई है। इसका कारण क्या है, किसी भी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ना, उसका भी कारण है। हर चीज़ का रीज़न होता है, हर चीज़ का कारण होता है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसका कारण क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। तो जन्म दर में वृद्धि होती है। जन्म दर क्या होता है, वृद्धि मतलब एक जो पेरेंट्स है, एक जो गार्जियन है, उसके बहुत सारे बच्चे। मृत्यु दर में कमी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण क्या हो गई है, मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई है, गिरावट आ गई है। प्रजनन दर का उच्च होना, मतलब क्या, बच्चों का जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होना। कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना। कम उम्र में विवाह हो जाता है जिससे क्या होते हैं, कम उम्र से ही बच्चे पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत टाइम तक उन्होंने वो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। निम्न सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर में कहा क्या है कि बाल विवाह पर रोक नहीं लगाया जाता था। कम उम्र में शादी कर देते थे जब मैच्योर नहीं होते थे, जिससे जन्म दर, उनको परिवार नियोजन की जानकारी नहीं होती है। तो ये जो समाज में क्या है, अव्यवस्थाएं हैं, उनके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। निरक्षरता, पढ़ाई लिखाई, अगर वो पढ़ाई नहीं किए तो विभिन्न कार्य योजनाओं के बारे में या फिर जनसंख्या वृद्धि के बारे में वो सोच नहीं पाएंगे। सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ क्या कहती है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं और इन फ्यूचर भविष्य में ऐसा कुछ होता है कि कोई एक बच्चा किसी कारणवश नहीं रह पाता या फिर कुछ कारणवश दोनों
दोनों बच्चे नहीं रहते, अगर ये बहुत सारे बच्चे होंगे तो कोई ना कोई बच्चा तो आपके भविष्य के लिए होगा। इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं या फिर जो अंधविश्वास बोल सकते हैं कि वो भविष्य में उनको कहीं खतरा तो नहीं, या फिर कोई मतलब कोई कारणवश वो खत्म तो नहीं हो जाएंगे, मृत्यु उनकी तो नहीं हो जाएगी ना, इस कारणवश क्या करते थे, ये अंधविश्वास फैला रखा था। इसलिए क्या होता था, जनसंख्या में वृद्धि होती गई। ये सब क्या है, जनसंख्या वृद्धि के बहुत बड़े कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण क्या है, समाज का अशिक्षित होना, निम्न सामाजिक स्तर, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक मान्यताएं, कम उम्र में विवाह, निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डील कर लिया है ना। अब आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं या प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती देखते हैं। जनसंख्या को वृद्धि को नियंत्रित करना आज विश्व की सबसे बड़ी मांग है। इसके कारण क्या है, इसकी बहुत सारी समस्याएं, समाधान केवल जनसंख्या वृद्धि को कम करना ही है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हमारे देश में क्या होता था, जिस देश में देखो कोरोना तो सारी जगह में फैला हुआ था, प्रैक्टिकली बात है, आपको भी पता है। तो कोरोना में हमारा देश में क्या होता था, हमारे देश में जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और हम लोग क्या है, बहुत पास में रहते हैं। तो कोरोना की जो दर थी, कोरोना सबकी महामारी जो थी, हम हमारे देश में बहुत ज़्यादा आतंकित हुई थी, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया, सिर्फ और सिर्फ क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण। यदि हम लोग कम लोग होते, कम जनसंख्या होती हमारी, तो क्या हम लोग बड़े प्लेस में होते, बहुत हम लोग के पास प्लेस ज़्यादा होता, स्थान ज़्यादा होता, तो क्या हम संक्रमित होते नहीं ना। हम लोग की संक्रमित होने का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। इसलिए क्या है, आज विश्व में सबसे बड़ी मांग है कि जनसंख्या वृद्धि को कम करना। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई है देखते हैं। जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी होने लगी है, बहुत सारी जनसंख्या है और सभी लोगों को भौतिक सुविधाएं चाहिए, तो सारे लोगों की आपूर्ति के लिए क्या हो गई है, जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, वनों इत्यादि की कमी होती जाती है। सब लोगों को रहने के लिए आवश्यक है, इसलिए वनों को क्या कर रहे हैं, उन लोग नष्ट करते जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सारे लोगों को भौतिक सुविधा के लिए क्या चाहिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, मतलब 2 चक्के और 4 चक्की वाली गाड़ियों और बड़े बड़े गाड़ियां चाहिए, जिसके लिए क्या हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ का अभाव हो रहा है। फिर खाद्य पदार्थ, कम खेत का उपयोग, मतलब खेतों के लिए कम जगह बच रहा है और खाने वाले लोग ज़्यादा हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि के साथ इन पदार्थों का दोहन भी बढ़ रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वातावरण स्वच्छ नहीं रह पा रहा है, कोई भी कहीं भी कुछ भी फैला दे रहा है। बेकारी, दरिद्रता तथा गरीबी में वृद्धि का होना। बेकारी और दरिद्रता क्या आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो भी पुरुषों की तुलना में क्या कर रही, काम करना प्रारंभ कर दी है। तो जिससे क्या हो रहा है, पहले सिर्फ पुरुष ही क्या होता है, हमारा जो देश था वो क्या था, पुरुष प्रधान देश था, ठीक है। तो पहले पुरुष तो ही काम करते थे, तो क्या था, बेरोजगारी दर जो था वो ठीक चलता था। लेकिन अब क्या है, सभी लोगों को काम करना है, सभी लोगों के लिए आवश्यक हो गया है, इसलिए क्या हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। जीवन स्तर में गिरावट आना, क्योंकि सभी लोगों को सारा चीज़ तो फैसिलिटी नहीं मिल सकता ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का ह्रास होना, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसके कारण नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ रही है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव हमारे रहन सहन पर भी पड़ता है, जिसके कारण सामाजिक स्तर में भी गिरावट आती है। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, जिससे क्या होता है, सामाजिक स्तर में भी गिरावट आ रही। उपयुक्त समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण परोक्ष रूप से पैदा हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण और समस्याएं हैं जो हमको ज्ञात हैं, लेकिन ज्ञात भी हैं और अज्ञात भी हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। अतिशय जनसंख्या के रहते कई देश जो हैं वो प्रगति नहीं कर सकते, है ना। इसलिए क्या किया गया है, मृत्यु दर कम हो गई है। तो इन सब के लिए, इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या क्या है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। विवाह आयु की उम्र बढ़ाकर क्या कर दी है, विवाह का उम्र जो है वो बढ़ा दिया गया है और उसमें कानूनी प्रावधान ला दिया गया है। जन्म दर को कम करके जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं। शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, परिवार नियोजन और कम परिवार वाले जो जनसंख्या वृद्धि का जो समस्या है उसको हम लोग शिक्षा के तहत बता रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जानकारी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, उसको और आगे लोगों तक प्रचारित करेंगे। प्रचलित रूढ़ियों तथा धर्मांधता का प्रसार जो होता है, जैसे संतान भगवान देता है,
पुत्र पैदा होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। कन्यादान करना एक पुण्य का कार्य है। किसी किसी का क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां होती रहती 4, 5, 6, तो उनको क्या होता है, उनके मन में एक आ जाता है अंधविश्वास ऐसा है कि पुत्र जो होगा वही होगा जिसके कारण हमको मोक्ष मिलेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, पुत्र की चाह में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते जाते हैं। इससे भी जन्म दर बढ़ा, जनसंख्या में वृद्धि हुई। किसी किसी के क्या होते हैं, बहुत सारे पुत्र होते रहते कंटिन्यू, और उनमें क्या होती है कन्या, तो उनमें हो जाता है कि अगर कन्यादान करेंगे तो हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए क्या कहते हैं, कन्यादान के लिए वो क्या करते रहते हैं, कन्या की इच्छा के कारण बच्चे पैदा करते रहते हैं। अधिक संतानें क्या करते हैं, अधिक संतानें परिवार की आय को बढ़ाती है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे लोग कमाएंगे तो बहुत पैसा आएगा। संतान की देख रेख भगवान करता है। लोगों को जनसंख्या वृद्धि को भयावहता को समझाकर भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जा सकता है। परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। मतलब परिवार नियोजन की जो कार्य योजना है उसको समझाकर क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को रोक सकते हैं। एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, है ना। क्या होता है कि जो बहुत सारे समाजों में ये एक रीति चली आई है कि अगर एक स्त्री से शादी करते हैं और उनकी जो संतानें होती है, अगर वो किसी कारणवश नहीं रह पाती हैं तो दूसरी स्त्री से क्या करते हैं, तो संतानें पैदा करते हैं दूसरी स्त्री से शादी करके। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी स्त्रियों के साथ 1 से 2 या फिर 3 स्त्रियों के साथ शादी करके सारे के बच्चे होंगे तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। इस कारण क्या है, जनसंख्या इन सब चीज़ के लिए क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि को इन सब पर रोक लगाकर ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहला धर्मांधता को हटाना होगा, ठीक है, जितना भी है उसमें धर्मांधता को हटाना होगा कि सारे बच्चे बराबर होते हैं, मतलब लड़का और लड़की समान होती है। अगर आपके पास दो बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां, तो वो किसी से कम नहीं है। छोटे परिवार के महत्व को बताना होगा। छोटे परिवार में क्या होता है कि जो सारे बच्चों को फैसिलिटी मिलती है, फिर पेरेंट्स की जो शारीरिक स्थिति होती है, शारीरिक संतुलन होती है, वो भी सामान्य बनी रहती है। अतिशय जनसंख्या की भयावहता को भी समझाना होगा। परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाना होगा और उनके बारे में आम जनता को जानकारी देनी होगी। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को देखते हुए क्या किया गया है, जनसंख्या आवश्यक हो गया। इसके लिए क्या किया गया है, संचार के माध्यमों द्वारा क्या कर रहे हैं, कानूनी प्रावधान लाया जा रहा है। संचार के माध्यमों से जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को बताया जा रहा है, जिससे व्यापक प्रचार प्रसार के कारण जनसंख्या वृद्धि को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। फिर है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनका गुणसूत्रीय संरचनात्मक एवं संख्यानात्मक अमान्यता का पता लग सकता है। जिससे क्या होता है, एक तरल पदार्थ जो शिशु होता है वो एक तरल पदार्थ से घिरा होता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है ना। जैसे देखो ये क्या है, आपका भ्रूण है, इसमें क्या है, इसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है जो क्या करता है, बच्चे को सहायता प्रदान करता है सर्वाइव करने के लिए। उसमें क्या पाया जाता है, जो जाइगोट होता है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। तो लगभग 8 से 12 सप्ताह का जब भ्रूण होता है ना, उसके बाद क्या करते हैं, सिरिंज से इंजेक्शन से क्या कर लेते हैं, उस एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय शिशु का भ्रूण जो है वो क्षतिग्रस्त मत हो, उसको कोई नुकसान न पहुंचे। द्रव से कोशिकाओं को पृथक कर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। यदि किसी प्रकार की गुणसूत्री असामान्यता पाई जाती है तो महिला को गर्भपात की सलाह दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर लिंग का पता भी लगाया जा सकता है इस तकनीक द्वारा। अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए बहुत किया जाता था। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एमनियोसेंटोसिस की जो क्रिया है उसके लिए कड़े निर्देश जारी किए हुए हैं। ठीक है, देखो ये भ्रूण है, इसमें जो है एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें क्या पाया जाता है, कुछ जाइगोट से जुड़े हुई कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम लोग सिरिंज से निकाल लेते हैं। ये देखो सिरिंज है, सिरिंज से निकाल लिए और जिससे इसमें क्या हुआ, भ्रूण को नुकसान ना पहुंचे। और सिरिंज से निकालने के बाद उसमें जो कोशिकाएं है उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया और उसमें उपस्थित गुणसूत्र का देख के पता लगाया कि उसमें या तो असमानता, मतलब असामान्य स्थिति थोड़ी ना, असंतुलित गुणसूत्र थोड़ी ना है। दूसरा चीज की एक्स और वाई गुणसूत्र की उपस्थिति से जो लिंग है वो मादा है या पुरुष है उसका पता लगाया जा सकता है। फिर है परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या मानव जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि का होना है। अतिशय जनसंख्या के कारण देश की देखो सबसे
इसमें सबसे मेन बात है, मुख्य बात है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक उपाय ढूंढे गए हैं, ठीक है, जिनके द्वारा क्या करते हैं, अपने परिवार को सीमित बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति होते हैं वो अपने परिवार को सीमित बनाए रखने में कामयाब हुए हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही इसका उद्देश्य होता है, इसलिए इसको परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन जो होता है वो जनसंख्या को वृद्धि को रोकने का प्रभावी तरीका होता है, और इन प्रभावी तरीकों को ऑपरेशन जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। जन्म नियंत्रण की जो विधियां है वो कौन कौन सी है देखते हैं। जन्म नियंत्रण की दो विधियां हैं, ठीक है, पहला है प्राकृतिक विधि, दूसरा है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि 3 प्रकार का होता है, आवधिक संयम या लय विधि, बाह्य स्खलन। अभी हम लोग एक प्रारूपी तौर पर देखते हैं, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो प्रारूपिक विधि क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, आवधिक संयम या लय विधि, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनावर्तन, ठीक है। फिर दूसरा है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि है या वैज्ञानिक विधि बोल सकते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, मुख्य निरोधक गोलियों द्वारा, मतलब गोलियों के माध्यम से गर्भपात कराकर शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन को रोकना, मतलब दोनों के संलयन को रोकने से, फिर चिकित्सीय गर्भ समापन के द्वारा, ठीक है। फिर जो दूसरा विधि है शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोकना, वो उसमें भी 6 प्रकार के अलग अलग पार्ट होते हैं, 6 प्रकार से उसको रोका जा सकता है। कैसे कैसे, इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस द्वारा, इंट्रायूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होता है उसके द्वारा शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोका जा सकता है। फिर दूसरा है कंडोम के द्वारा, फिर तीसरा है डायफ्राम के द्वारा, ठीक है, फिर है फेमिडोम, वैसेक्टोमी और है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। इन 6 विधियों के द्वारा शुक्राणु व अंडाणु को निषेचन से रोका जा सकता है। क्लियर। अब है प्राकृतिक विधियाँ। ये वे विधियाँ होती है जिनमें अंडाणु व शुक्राणु के संयोग जो संगम होता है उसको रोकने का सिद्धांत है उस पर कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, औषधि या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत 3 विधियाँ आती है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। पहला है आवधिक संगम या लय विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में दंपति जो होता है वो ऋतु चक्र के 10वें से 17वें दिन की अवधि में क्या करते हैं, संभोग से अगर बचते हैं तो क्या होगा, अंडोत्सर्जन की जो अपेक्षित अवधि होती है इस दौरान क्या होता है, गर्भधारण के अवसर बढ़ जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, सहवास से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस इंटरप्यूट, ठीक है। इस विधि में क्या होगा, जो स्खलन होता है उसके पूर्व ही क्या करते हैं, उसको क्या करते थे, बाहर निकाल देने से क्या होगा, उससे बचा जा सकता है गर्भधारण से। फिर तीसरा है स्तनपान अनावर्तन। इसमें क्या है, यह विधि जो है इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद जो शिशु का भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग एवं क्या होता है, ऋतु चक्र जो होता है वो प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। अतः जितने दिनों तक माता को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है वो क्या होता है, गर्भधारण के जो अवसर होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। यह विधि क्या है, प्रसव के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक कारगर साबित हो सकती है, ठीक है।